Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, Good sir. morning. Okay. First of all, today, leaving our academic syllabus which we are studying, सबसे पहले हम बात करेंगे. Today we will talk about the new pattern of CBSE जो कि इस साल अभी बात चर्चा में चल रही है कि जो फॉलो किया है न्यू पैटर्न ऑफ CBSE. तो RBSE में अभी तक वो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है, बट देन ऑल्सो हो सकता है क्योंकि RBSE भी करीब करीब CBSE को ही फॉलो करती है. जैसे बुक्स भी उनकी NCERT फॉलो करने लग गई और पैटर्न भी करीब करीब जैसे वो किसी एग्जाम को पोस्टपोन करते हैं तो इधर भी हो ही जाता है, और अगर उधर कैंसिल होता है तो इधर भी कैंसिल हो ही जाता है. तो थोड़ा लेट होता है लेकिन करीब करीब फॉलो होता है. तो चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं कि CBSE भी उसी पैटर्न को फॉलो करने वाली है. ठीक है, तो बात करते हैं. कई बच्चों के कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर अब क्या करें, MCQs आएंगे, क्या होगा. थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं 5-10 मिनट का. देखिए उसमें दो पार्ट्स में आपका CBSE का पैटर्न पेपर हो रहा है. 10th एंड 12th का जो CBSE बोर्ड का पेपर है, जो CBSE बोर्ड का पेपर है वो दो पार्ट्स में कंडक्ट किया जा रहा है. एक तो होगा लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास, इसको पार्ट 1 कह देता हूं मैं. ये कब होगा? नवंबर दिसंबर के आसपास. एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, और एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं पता चल सकती अभी क्योंकि आपको पता है CBSE में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हमने कभी सुने भी नहीं होंगे. इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो हमेशा नवंबर में अगर शुरू भी होगा तो वो दिसंबर तक बोर्ड्स चलेंगे. अब आपका पेपर जो है, आपको तो वही 5 पेपर देने, तो जो आपका पेपर है वो कौन सी डेट्स को फॉल होता है वो देखा जाएगा जब टाइम टेबल आएगी. कुल मिला के नवंबर दिसंबर के ड्यूरेशन में ये होंगे. पार्ट 2 जो होगा वो आपका जैसे होता है, जैसे भी होता है मार्च अप्रैल में वैसे ही चलेगा. ठीक है, या फिर मई तक भी खिंच सकता है. मार्च अप्रैल मई भी मान सकते हो. अच्छा, ऐसा क्यों कर रही है CBSE, बताओ. सर ताकि इन केस कोई एक एग्जाम ना हो पाए ना, तो कोई एक तो हो जाए और उसके बेसिस पे रिजल्ट बन जाए. एक्चुअली आपके CBSE बोर्ड पेपर की होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि एटलीस्ट पेपर तो हो. भाई 2 साल से बिना पेपर के प्रमोट हो रहे हैं बच्चे, तो एटलीस्ट फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? आगे चल के कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा डिजर्विंग है, कौन सा बच्चा नहीं है, आगे उसको क्या करना है? ये बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बाकियों के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है. तो एटलीस्ट पेपर तो हो, इस चीज की संभावना को बढ़ाने के लिए ये दो पार्ट्स में. हालांकि देखो, मैं आपको बताऊं, इस साल करीब करीब 90% संभावना है कि दोनों ही पेपर होंगे, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा इस साल, क्योंकि वैक्सीनेशन करीब करीब अच्छी स्पीड में चल रहा है और वैक्सीनेशन के बाद प्रॉब्लम है नहीं, सब खुल जाएगा धीरे धीरे. ठीक है, पर फिर भी मान लो कुछ हो जाए, जैसे अभी सेकंड लेयर का पता नहीं था, थर्ड वेव भी आ गई और थर्ड वेव में हो गया कुछ, ऐसा भी नहीं नहीं करवा सकते. तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि दोनों ड्यूरेशन भाई नवंबर दिसंबर में भी बंद हो गया और मार्च अप्रैल मई में भी बंद हो गया. भाई मान लो नवंबर दिसंबर में बंद हो गया तो वो तो होगा, और अगर ये बंद हो गया तो ये तो होगा. तो दोनों में से कोई भी एक, अगर दो में से एक चीज हुई तो उसके हिसाब से, उसके एवेल्युएशन के हिसाब से बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा, इसीलिए हो रहा है. अब इसमें होगा क्या क्या, इसमें आपकी मतलब है ना 50% कोर्स आएगा जैसा कि सुना गया है. अराउंड मतलब एवरेज 50% है. अब देखो 50 का 45 हो जाए, 55 हो जाए, ऐसा कह नहीं सकते. एग्जैक्ट थोड़ी ना वो नाप तोल के दे सकते हैं, पर अराउंड आधा कोर्स इसमें आएगा और अराउंड आधा कोर्स इसमें आएगा. इसमें MCQs आएंगे. MCQ समझते हो? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Yes, sir. यस सर. इसमें जो होंगे वही डिस्क्रिप्टिव पेपर जैसे चलता था, जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर बोर्ड का चलता था आज तक हो रहा है, वो का वही डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें होगा. ठीक है, जैसा चलता था. अब बात यह है कि सर 50% यहाँ आ रहा है, 50% यहाँ आ रहा है, तो करें क्या? देखो, कई बच्चे कहते हैं कि सर एक काम करते हैं, अब है ना अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस है ना इसको अपन है ना ऐसे नहीं करते हैं कि लेट द लाइन सेगमेंट बी ए बी, इतना सब कुछ लिखना छोड़ देते हैं, क्योंकि MCQs जो आ रहे हैं सीधे सीधे करके और ABCD में से चूज करना शुरू कर देते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, ऐसा गलती से भी मत करना कि सब कुछ छोड़ के और MCQ की तैयारी करने लग जाओ. कई बच्चे तो ये भी कहते हैं कि सर MCQ ही पढ़ा दो, अब तो MCQ ही आएंगे ना, MCQ ही पढ़ाओ. अरे भाई MCQ के बाद ये भी तो आएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, क्या ये नहीं आएगा क्या, मुझे बताओ. और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
एमसीक्यू सॉल्व तो तभी कर पाओगे ना जब ये चीज आती है, जब डिस्क्रिप्शन आता है तभी तो एमसीक्यू सॉल्व होंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप केवल एमसीक्यू पे ध्यान दोगे तो ये तो कर लोगे लेकिन ये नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो ये भी कर लोगे और वो भी कर लोगे। दोनों करोगे नहीं करोगे बताओ? यस सर, यस सर। कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम जैसे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो का वो ही काम करना है, बिल्कुल चेंजेस नहीं करने हैं। बिल्कुल हमारे पढ़ाई का पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है और अच्छी स्पीड में चल रहा है। और मतलब है ना, ये हमारी किस्मत ही मानो, लक मानो कि हमने स्टार्टिंग से कोर्स को शुरू किया, नहीं तो कई बार क्या सर मैं आपकी आवाज कट रही है काफी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हमारी आवाज क्लियर? सर। Yes, sir. हाँ, तो ये हमारा लक मानो कि हमने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर से ही हमने हमारा कोर्स शुरू किया था, तो ये हमारा लक मानो। हमको तो देखो पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अब जैसे इसमें स्टार्टिंग के चैप्टर्स आएंगे पार्ट 1 में और इसमें एंड के चैप्टर्स आएंगे, ये तो हमको करीब करीब पता है ही। चैप्टर नंबर 1 से कुछ चैप्टर्स इधर दे देगा और बचे हुए चैप्टर्स इधर दे देगा, ये तो हमको पता है। ये वाले चैप्टर्स इधर नहीं आएंगे, ये वाले चैप्टर्स इधर नहीं आएंगे। मार्क्स दोनों के जुड़ेंगे, याद रखना। इसके और इसके मार्क्स, दोनों के मार्क्स जुड़ के फाइनल आपका मार्कशीट बनेगी। मार्क्स दोनों के जुड़ने वाले हैं। तो अब ये हमारा लक है कि हमने स्टार्टिंग के चैप्टर से स्टार्ट किया। मान लो कई बार मैं ऐसा कर देता हूँ, जैसे कुछ बैचेस में मैंने बीच में से ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर दिया था या ज्योमेट्री, या कई स्कूल में सीधा चैप्टर नंबर 13 पढ़ाते हैं, उनका लॉजिक ही समझ नहीं आया आज तक मुझे। चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं कई स्कूल्स में, जो सरफेस एरिया वाला चैप्टर है, मैथ्स का कोर्स ही वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मान लो हमने अगर ऐसा कर लिया होता, चैप्टर 13 से स्टार्ट कर लिया होता, तो हम तो एक्चुअली उस पेपर की तैयारी कर रहे होते जो कि इसमें आएगा, मार्च अप्रैल मई में आएगा, और नवंबर दिसंबर का हमने कुछ ही नहीं किया होता, तो हम पिछड़ जाते। मतलब इसका जो स्कोरिंग पार्ट होता वो हम उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते। लेकिन हमारा लक अच्छा है कि हमने स्टार्टिंग से ही चैप्टर्स किए हैं और सही स्पीड में चल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर से पहले पूरा कंप्लीट कोर्स ही हो जाएगा। 2 पेपर्स तो छोड़ो, टारगेट मेरा ये है कि पूरा कोर्स ही हो जाए, ये वाला पोर्शन भी हो जाए, ये वाला पोर्शन। लेकिन अगर नवंबर से पहले, जैसे आप सितंबर तक हो जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन मान लो अक्टूबर तक कोर्स खिंचता है हमारा, तो हम क्या करेंगे, सितंबर तक एक बार कोर्स खींचेंगे। सितंबर नहीं, अक्टूबर 15 तक, मान लो अक्टूबर 15 तक एक बार कोर्स को चलाएंगे उसी स्पीड में जैसे चल रहा है, और फिर 15 दिन हम गैप दे देंगे, फिर हम कोर्स को चलाना बंद कर देंगे, फिर हम इस पेपर की तैयारी करवाएंगे। इस पेपर की तैयारी कैसे करवाएंगे? एमसीक्यूज से, क्योंकि एमसीक्यूज ही आने वाले हैं। और सारे चैप्टर नंबर 1 से, मान लो चैप्टर नंबर 1 से मान लो 7 तक आ रहा है या 8 तक आ रहा है, इसमें चैप्टर नंबर 1 to 8 पूरा रिवीजन कराएंगे और एमसीक्यू से प्रैक्टिस कराएंगे 15 दिन के अंदर अंदर। और फिर एक बार ये पेपर हो गया, फिर उसको छोड़ के अगर हमारा कोर्स पूरा हो गया था तो इसका रिवीजन चलेगा, और मान लो कोर्स नहीं हो पाया था किसी कारणवश, तो बचे हुए चैप्टर्स फिर हम यहाँ पे बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा पूरा टाइम टेबल रहेगा, ये हमारा पूरा स्ट्रेटेजी रहेगी इस साल जो हमको फॉलो करनी है। सीबीएसई ने ये सब अनाउंस कर दिया, ये होने ही वाला है, 100% है उनका तो। और आरबीएसई की भी मेरे को 75% चांसेस लग रहे हैं कि यही सब कुछ उसमें भी होगा। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी उनके लिए तो फायदा ही है, चलने दो। चैप्टर नंबर 1 से 2 से स्टार्ट किया है हमने तो कोर्स को, है ना? ठीक है बच्चों? यस सर। यस। और कोई Yes, डाउट, yes. कंफ्यूजन हो, और कोई इंक्वायरी? हाँ, पूछो पूछो, बताओ। जो है ना, अपनी पार्ट 1 में 50% कोर्स आ जाएगा ना, मतलब जो 1 to 8 हाँ चैप्टर में से, हाँ, तो बाद में जो पार्ट 2 में ये 1 to 8 चैप्टर थोड़ी आएंगे। नहीं आएंगे। जो इधर आ गया, जो इधर आ गया वो इधर नहीं आएगा, और जो इधर आएगा वो इधर नहीं आएगा। ठीक है? यस सर। चैप्टर नंबर मान लो 1 to 7 देता है यहाँ पे, 8 देता है, जो भी देता है, वो वापस इधर नहीं आएंगे, इधर बचे हुए चैप्टर्स ही आएंगे। तो आपके लिए तो उल्टा फायदा है। एक बार 1 to 7 पे फोकस करो, पूरा ध्यान केंद्रित करो उन चैप्टर्स को, मतलब कोर्स के हिसाब से, कोर्स चलाने के हिसाब से पढ़ लो, लेकिन इतना ज्यादा फोकस मत करो, ये वाला पार्ट हो जाए फिर उन पे फोकस कर लो। तो उल्टा फायदा ही है ना हमको तो। यस सर। कोर्स को 2 पार्ट में तोड़कर करने में तो हमको फायदा ही है उल्टा। एक तो पूरी बुक करनी पड़ती रिवाइज, और एक आधी आधी करनी पड़ रही है, फायदा है। तो इसको डरने की जरूरत नहीं है, और ये एमसीक्यू सब हो जाते हैं। देखो एक चीज समझो बच्चों, कॉन्सेप्ट आता है ना आपको, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो ना, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, तो आप क्वेश्चन को एमसीक्यू में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, आप क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व करके भी कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो, सब कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट आता है तो क्या डरने की जरूरत है कि एमसीक्यू आ रहा है या डिस्क्रिप्टिव आ रहा है? आप तो कॉन्सेप्ट सीखिए और मस्त रहिए। समझ गए? समझे क्या? yes sir. कॉन्सेप्ट सीखो, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो,
कुछ भी इसमें पैटर्न अपना चेंज मत करना, फालतू में इधर उधर भटक जाओगे। कई बच्चे बहकाने वाले मिलेंगे कि भैया मैं तो एमसीक्यू ही पढ़ूंगा, उसको कहना तू पढ़ ले एमसीक्यू। हम तो जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं ना अभी क्लास में, वैसे के वैसे ही पढ़ाई को कंटिन्यू करना है टिल एग्जाम्स, ठीक है? ओके बच्चों, और Yes, डरने sir. की Yes, बिल्कुल Yes, जरूरत sir. नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो पहाड़ अगर एक जने पे नहीं गिरा, सब पे गिरा, ऐसे मान के चलो सब पे गिरा है, कंपटीशन सबके लिए। वैसा थोड़ा ना कि केवल इमानुअल वालों के लिए या केवल मॉडल वालों के लिए गिरा है, सबके लिए गिरा है ये पहाड़, अगर गिरा है तो। अब कोरोना सबके लिए, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है? बस हमारी स्ट्रेटेजी और सर अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी वाइज हमको आगे चलना है। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे है ना, जो नवंबर वाला पेपर है हमारा, अगर सर ये मान लो कि हो, ये तो ये है कि होगा ये 99%, अगर 1% अगर नहीं होता और फिर मार्च अप्रैल वाला हो रहा है, तो ये थोड़ी आएगा, उसमें फिर 100% ही आएगा ना? नहीं, अगर ये वाला पेपर मान लो नहीं होता है तो फिर अगर ये वाला पेपर होता है तो इसमें इसी का कोर्स आएगा, उसका नहीं आएगा। समझ गए? अच्छा सर, मतलब आधे हाँ। कोर्स का कोई पेपर ही नहीं होगा अगर इन मान केस लो, अगर ये हाँ हाँ, अगर मान लो इन केस यहाँ पे कुछ हो जाता है, लेकिन उनकी पूरी पूरी कोशिश रहेगी 99% की पेपर कैंसिल ही ना हो। जैसे मान लो ये ऑफलाइन होगा, पहली पहली बात तो ये ऑफलाइन होगा, मान लो कोरोना आ गया ऑफलाइन नहीं हो पाया तो ये ऑनलाइन करवा देंगे, लेकिन पूरी कोशिश यही करेंगे कि ये करवा पाए। तो आप चांसेस मानो ही मत कि ये नहीं होगा, होगा, ऐसे मान के चलो ये भी होगा और ये भी होगा। क्योंकि इस साल सबसे पहली बात तो कोरोना का प्रभाव ही कम रहेगा क्योंकि वैक्सीनेशन हो रहा है, और बाय द वे हो भी गया तो ऑफलाइन ऑनलाइन दो ऑप्शन है, ठीक है? यस सर। और फिर भी अगर Yes, नहीं हुआ, sir. और अगर फिर भी नहीं हुआ तो वो जो मैं कह रहा हूँ वही होगा कि ये वाला पार्ट इधर नहीं आएगा, पार्ट 1 का कोर्स पार्ट 2 में नहीं आएगा, पार्ट 2 का कोर्स पार्ट 1 में नहीं आएगा। ऐसा अभी तक उन्होंने सीबीएसई वालों ने गाइडलाइन में दिया है। अब देखो बदल दें कह नहीं सकता, हाल फिलहाल तक की यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंची, ठीक है? यस सर। एनी अदर डाउट? No, sir. नो चलें आगे, सर। शुरू करें पढ़ाई। Yes, sir. चलिए, अरे आप तो इतिहास लिखने वाले हो, आप आगे चल के बताना अपने जो छोटे भाई बहन या आपके जो जूनियर्स होंगे कि हम उस साल हमने पेपर दिया था जिस साल ये हुआ था। इतिहास के पन्नों में नाम छपेगा अपना, ठीक है? हम सब अच्छा करना है, सब अच्छा होगा। अच्छी अप्रोच रखो, पॉजिटिव अप्रोच रखो। चलते हैं, कहाँ तक कर लिया था हमने इसमें? क्वेश्चन नंबर 4। 4 तक। सो लेट अस रिज्यूम क्वेश्चन नंबर 5। रीड आउट करते हैं, थोड़ा सा रीड आउट मैंने करवाया था लेकिन फिर हमने इसको कर नहीं पाए थे, फिर से रीड करते हैं। सबसे पहले तो देखो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि हमको क्या निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? रेशियो। अब रेशियो किस चीज का निकालना है? 2 पॉइंट्स हैं साहब, बिल्कुल है। मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनको जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट ये है, ए है और ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के ये। अब ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है। अब कोई भी लाइन सेगमेंट डिवाइड किस चीज से होगी ये बताओ, सोच के बताओ। कोई भी लाइन सेगमेंट डिवाइड एक पॉइंट से, वेरी गुड। और बताओ, और कोई आंसर? सर एक पॉइंट। देखो एक पॉइंट से तो अभी हम कर ही रहे थे, जैसे ये पॉइंट से हो गई, अरे लाइन से भी हो एक सकती लाइन है। से भी हो सकती है, वेरी गुड। एक लाइन से भी तो हो सकती है, मान लो एक लाइन खींच दी तो ये लाइन ने भी तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किया नहीं किया? क्योंकि लाइन जो, क्योंकि जो लाइन डिवाइड करेगी वो लाइन भी एक पॉइंट पर ही तो डिवाइड करेगी, एक लाइन भी एक पॉइंट पर ही डिवाइड करेगी, तो वो पॉइंट इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अब की बार पॉइंट से ना होके एक लाइन से डिवाइड हो रही है, इज डिवाइडेड बाय द, और कौन सी लाइन से डिवाइड हो रही है? कौन सी लाइन से डिवाइड हो रही है? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है भाई, मुझे बताओ, एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है ना। एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है उससे ये लाइन डिवाइड हो रही है। तो अब हमारी एक्स एक्सिस ही कुछ ऐसी होती है हॉरिजॉन्टल, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये ए बी लाइन है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये ए बी लाइन इस एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है ना इस पॉइंट पे पी पर। Yes, sir. तो इस तरीके से समझ लो, समझ में आया ना भाई? ए बी लाइन एक्स एक्सिस से गुजर रही है तो मैं यूं कह सकता हूं ये एक्स एक्सिस ए बी लाइन को डिवाइड कर रही है, इस पी पॉइंट पे डिवाइड कर रही है। आगे सुनो, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये मेरा क्वेश्चन है, यानी कि एपी और बीपी का सेक्शन कितना बना, मतलब रेशियो क्या बना? M1:M2, ये रेशियो मुझे निकालना है। एपी, ए से लेके पी तक की लंबाई कितनी है और पी से लेके बी तक की लंबाई कितनी है, ये तो मुझे निकालना है। और इसके अलावा और कोई
इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन और है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जिस पॉइंट पे डिवीजन हुआ है, इस पी पॉइंट पे डिवीजन हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, यानी पी के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए उसको। पहले रेशियो चाहिए, बाद में कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब यहाँ पे देखो, सोचो हमारे पास क्या होते थे, 2 पॉइंट्स होते थे कॉर्नर पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन होते थे, ए और बी कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे ना। फिर जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, मान लो पी, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन होते थे तो रेशियो पूछता था, और रेशियो अगर गिवन होता था तो कोऑर्डिनेट्स पूछता था। मतलब अगर रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन होता था तो फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछ लेता था, और अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन होता था तो रेशियो ऑफ डिवीजन पूछ लेता था। ऐसा ही हो रहा है 4 क्वेश्चंस में। तो बोलो। यस सर। अब की बार ना तो रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन है, ना पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, और दोनों ही पूछे हैं, पहले रेशियो और फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये भी गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है, केवल कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और कुछ गिवन नहीं है, और सीधे रेशियो और पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए। लेकिन एक इंफॉर्मेशन और है, एक इंफॉर्मेशन और क्या है कि ये लाइन जो है इस पी पॉइंट पे जो डिवाइड हो रही है वो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है। ये इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएगी। समझ आया? समझ आया क्या? अब चलते हैं हम सीधे, आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए चलते हैं सैंपल ग्राफ पेपर पे। देखो बच्चों, बोलो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है ए है 1, -5। बताओ 1, -5 कौन से क्वाड्रेंट में है? यहाँ पे 1, -5 कौन से क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है? सेकंड। सेकंड में कहाँ है? 1, -5 सेकंड में आएगा? नो सर। फोर्थ सर। नो सर। फोर्थ में। ये रहा। और दूसरा पॉइंट है हमारा -4, 5, ये कहाँ आएगा? ये आएगा सेकंड में, -4, 5 सेकंड। ये रहा। अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पे कहीं डिवाइड हो रही है, एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रही है। कौन से पॉइंट पे डिवाइड हो रही है? एट दिस पॉइंट। ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे डिवाइड हो रही है, देखा? यस सर। यस सर। ये वाला पॉइंट। तो मुझे एक तो रेशियो चाहिए। मान लो कि अगर ये तो है ए, नहीं ए नीचे वाला था, सॉरी, ये है ए, ये बी, और ये है पी। तो एक तो मुझे रेशियो चाहिए, AP/BP, ये वाला रेशियो चाहिए मुझे, और एक मुझे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, आप सुनो, एक्स एक्सिस से अगर ये डिवाइड हो रही है तो पी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट तो वैसे ही मिल गया। क्या समझे? पी पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट आपको मिल गया? अगर आपको ये पता चला कि ये जो पी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है, तो पी पॉइंट y का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया ना? यस सर। ठीक है, तो पी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स में से एक तो मिल गया। अब बस केवल ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। भाई सुनो फिर से, एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रही थी, तो जिस पॉइंट पे डिवीजन होगा वो पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर ही होगा। यस और नो? यस सर। और अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 भी होगा। यस और नो? यस सर। अब ये वाई कोऑर्डिनेट तो हेल्प करेगा रेशियो फाइंड आउट करने में। एक बार रेशियो मिल जाए, वो रेशियो हेल्प करेगा एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में। समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और कल को वाई एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस भी आ जाता है कई बार, तो उसके लिए भी रेडी रहना। वाई एक्सिस आ जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर देना, एक्स एक्सिस आ गया तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कर देना। Here the 2 points, the 2 given points are, start writing, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। The 2 given points are, कहाँ गए? A and B। A and B। A क्या है? 1, -5। and what is B? मतलब B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -4, 5। ठीक है साहब, 2 पॉइंट्स गिवन है हमको। ठीक है, अब हमको क्या गिवन है? नाउ इट इज गिवन दैट
the line segment AB is divided by x एक्सिस से ये डिवाइड हो रही है, ये तो हमको बात गिवन है। तो अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है तो एक्स एक्सिस से भी एक पॉइंट पे डिवाइड हुई होगी, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में सोचता हूँ क्या होंगे। सो द कोऑर्डिनेट्स, नहीं ऐसे लिखो, so the point of division must lie on the x axis। अगर x एक्सिस से ही डिवाइड हो रही है वो लाइन ए बी, तो उसका जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो भी x एक्सिस पे लाई करेगा, मस्ट लाई ऑन द x एक्सिस। अब अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट ऑफ डिवीजन को P मान लो और उसके कोऑर्डिनेट x, 0 मान लो, ठीक है ना। हेंस लेट द पॉइंट ऑफ डिवीजन बी, let the point of division be P और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x, 0। यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. P मान लिया मैंने और कोऑर्डिनेट्स x, 0 हो गए। 0 इसलिए हुआ क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रही है। ठीक है साहब, अब एक तरीके से मेरे पास देखो y कोऑर्डिनेट सारे हो गए। y कोऑर्डिनेट मेरे पास इन दोनों के भी हैं और ये भी है ना। देखो y कोऑर्डिनेट मेरे पास इन दोनों के भी हैं और पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब कॉर्नर पॉइंट्स के भी y कोऑर्डिनेट्स हैं और पॉइंट ऑफ डिवीजन डिवाइडिंग पॉइंट के भी मेरे पास y कोऑर्डिनेट है। तो इन तीनों y कोऑर्डिनेट की मदद से क्या मैं m1:m2 नहीं निकाल सकता हूँ? क्या निकाल सकता हूँ ना? बोलो। रेशियो को मान लो एक बार m1:m2। ऑल्सो लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी m1:m2। Now by using section formula we have अब सेक्शन फॉर्मूला की मदद से मैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों निकाल सकता हूँ। किसका? बोलो किसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? कौन से पॉइंट का? बोलो। P का। वेरी गुड। लेकिन P का एक कोऑर्डिनेट गिवन है, कौन सा? x या y? y। तो मैं सीधे y वाले पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा, x वाले के लिए नहीं यूज करूंगा, सीधे y जो गिवन है उसके लिए यूज करूंगा। तो मैं y का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखो x का नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि x का कोऑर्डिनेट गिवन ही नहीं, y का गिवन है। y का फॉर्मूला क्या होता है? बोल सकता है कोई? m1/2 प्लस M1/2 m2y1 divided by m1 प्लस M1 plus m। ठीक है फाइन। मेरे हिसाब से तो ये रेशियो 1:1 आएगा, फिर भी देख लेते हैं। y, तो y की वैल्यू आप पुट कर लो यहाँ पे। दैट इज y कोऑर्डिनेट है 0, m1 मुझे पता लगाना है, लेकिन y1 इंटू y2 तो मुझे पता है, और y2 इंटू y1, y2 और y1, y2 क्या है? 5 है और y1 क्या है? -5 है। फाइन। तो 5 एंड -5 उधर पुट करेंगे हम, यहाँ 5 यहाँ -5, ब्रैकेट में पैक कर दो इनको, प्लस कर दो, नीचे वही m1 प्लस m2 कर। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 0 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, 5m1 और m2 इंटू -5 हो जाएगा -5m2, राइट, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 क्रॉस में उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा। पिछले एक क्वेश्चन में किया था ऐसा हमने, याद है? Yes, sir. तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया वो तो 0 ही बन जाएगा। 0 इंटू m1 प्लस m2 और RHS में बचता है हमारे पास 5m1 माइनस 5m2। अब ये 0 से टकरा के 0 बन गया, 5m1 माइनस 5m2।
ठीक है, M1 वाली पोर्शन को LHS में ले लो और M2 वाले पोर्शन को RHS में रहने दो। तो M1 5M1 है, वो इधर आके -5M1 हो जाएगा और उधर -5M2 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से M1:M2, M1/M2, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था रेशियो मैंने, इस M2 को तो ले गया मैं इसके नीचे, नीचे आ गया ये, इस -5 को ले जाओ उस -5 के नीचे, तो -5/-5 हो जाएगा ये, और -5/-5 सॉल्व करोगे तो 1/1 हो जाएगा कट के। बोलो यस सर। M1/M2 1/1 आ गया। इससे पता चल रहा है कि रेशियो क्या है, 1:1। ठीक है ना। सो द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डिवीजन इज, the required ratio of division is 1:1। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, रेशियो पूछा था, रेशियो मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए साहब। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन P के एक कोऑर्डिनेट तो है ना मेरे पास 0, एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, दूसरा दोनों थोड़ा चाहिए। एक तो ऑलरेडी गिवन है, मतलब अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस से मैंने पता लगा दिया। एक कोऑर्डिनेट तो 0 गिवन है, मेरे को केवल ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ठीक है, इस x वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है M1 x2 वाला। कल तक मेरे पास M1 M2 नहीं थे, आज तो है ना, बोलो। Yes, Yes, sir. इसको वहां पे पुट कर देना। कल तक M1 M2 नहीं थे, अब तो है ना। अब इस रेशियो को यूज करके x कोऑर्डिनेट लगाया जा सकता है। ऑल्सो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बनता है M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब तो इस फॉर्मूले में सब है मेरे पास, M1 1 है और x2 x1 ऊपर से देख ही लूंगा अभी मैं, यहाँ पे ये भी 1 है, नीचे 1 + 1 हो ही जाएगा। देखो भाई x2 और x1 क्या क्या है चेक कर लो। x2 तो है -4 और x1 है +1, -4 + 1, -4 + 1 ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस। ठीक है, -4 हो गया ये, और ये +1 हो गया, नीचे 1 + 1 2 हो गया, -4 + 1 -3/2। इससे ज्यादा सॉल्व होगा नहीं। Hence the coordinates of the point of division are coordinates of point of division P, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x, 0 माने थे r, x तो निकाल लिया मैंने -3/2 और 0 का 0। ये मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर चेक करो, दोनों आंसर सही है क्या, पीछे मैच करो आंसर की से। तैयार है? yes, sir. ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? No, sir. ठीक है, x एक्सिस का हिंट लेकर मैंने पता लगाया कि y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है पॉइंट ऑफ डिवीजन का। इसकी मदद से मैंने रेशियो निकाला, रेशियो की मदद से वापस x कोऑर्डिनेट निकाला। समझे पूरी स्ट्रेटेजी इस क्वेश्चन की? ठीक है। अब Yes, क्वेश्चन sir. अगर बदल के आ जाए y एक्सिस पे, अगर y एक्सिस से पॉइंट डिवाइड होगा तो देखो क्या क्या चेंजेस होंगे। y एक्सिस से अगर पॉइंट डिवाइड होता है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये सुनो। ठीक है, Yes, sir. और वही x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो उससे रेशियो निकल जाएगा। रेशियो तो किसी भी एक से निकल जाता है, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट कोई भी गिवन हो तो x कोऑर्डिनेट गिवन हो गया, उससे रेशियो निकल गया, और रेशियो की मदद से फिर y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा जो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो एग्जाम में तैयार रहना, आप ही मान के चलना, y एक्सिस वाला क्वेश्चन दूंगा मैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक और चीज, मैंने कैसे ही क्वेश्चन को देख के पता लगा लिया था कि 1:1 है, क्योंकि मैंने केवल और केवल उसके y कोऑर्डिनेट्स देखे थे। देखो कैसे, मैंने देखा कि y कोऑर्डिनेट जो है -5 है और उधर 5 है, और जो डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 ऑब्वियसली -5 और 5 को 1:1 में तो डिवाइड करेगा, जितना इधर गए उतना ही तो इधर आए। सोचो ध्यान से। Yes, sir. ठीक है ना भाई, 5 सेंटीमीटर ही उधर गया -5, जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो 0 से -5 जितना जाऊंगा +5 भी उतना ही जाऊंगा, यानी कि ये 0 एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट में, और मिड पॉइंट में तो रेशियो 1:1 होगा। तो ये MCQ को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है ना, Yes, sir. ये भी आपको
एक एक हर एक क्वेश्चन में जो जो शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है मैं साथ के साथ ही बताऊंगा। ऐसे मत सोचना कि पहले वो बता दूं फिर एमसीक्यू से एक साथ सारी शॉर्ट ट्रिक्स कभी भी बच्चा सीख ही नहीं सकता है। हमेशा हमेशा लॉन्ग कट के बाद ही शॉर्टकट सीख सकता है। अगर लॉन्ग कट आता है और उसके बाद फिर मैंने शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक बताई तो वो अच्छे से समझ में भी आएगी और याद भी रहेगी। सीधे शॉर्टकट बता दिया तो वो 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन तक याद रहेगी मैक्सिमम, अगले दिन भूल जाओगे क्योंकि लॉन्ग कट तो देखा ही नहीं, डिस्क्रिप्शन तो पढ़ा ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। अब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक ट्रेडमार्क क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में ना। इफ 4 पॉइंट्स है हमारे पास 1,2 4,5 x,6 एंड 3,5, ये चारों पॉइंट्स क्या हैं साहब? पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। पैरेललोग्राम ऐसा होता है क्या? यस सर। यस सर। मान लो ABCD पैरेललोग्राम है तो ये ABCD है चारों। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, टेकन इन ऑर्डर लिखा हुआ है तो ऑर्डर में ही लेना है। ऑर्डर का मतलब जैसे आपने मान लो इसको A ले लिया तो अब इसको B, इसको C और इसको D लेना है। ठीक है ना, एक ही ऑर्डर में चलना है। ऐसे 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 नहीं कि ये तो ले लिया A, सर मेरे को ये लेने की इच्छा है मैं इसको D ले लूं क्या, नहीं ऐसे नहीं, विदाउट ऑर्डर नहीं चलना है, टेकन इन ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? आपको क्या निकालना है साहब? एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई कहाँ से आ गए? तो इन कोऑर्डिनेट्स में देखिए कहीं ना कहीं एक्स एंड वाई छुपे हुए हैं। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट वाई है और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का है थर्ड वर्टेक्स की जो कोऑर्डिनेट्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो ये मिसिंग एक्स एंड वाई हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इसको अब डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। बना लीजिए एक पैरेललोग्राम फटाफट से। सर बना लिया। बन गया सबका? दिस इज माय पैरेललोग्राम A, B, C एंड D और चारों के कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है वो भी मार्क कर लीजिए। पहला है 1,2, सेकंड इज 4,y, थर्ड इज x,6 and the fourth one is 3,5। हो गया इतना काम? यस सर। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए? x और y चाहिए। चलो अब आपकी अग्नि परीक्षा शुरू होती है। बताइए ऐसा क्या करूं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? आपने अभी तक 2 फॉर्मूले सीखे, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि एक्स एंड वाई आ जाए? उससे पहले ये बताइए कि पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट्स आते हैं क्या? पैरेललोग्राम में क्या क्या बराबर होता है, क्या क्या बराबर नहीं होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं सबको? बोलो पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं? बोलो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, 1 बाय 1 बताइए। ऑपोजिट साइड्स इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने का मतलब है कि एक मिनट, ए बी और सी डी इक्वल, और दूसरी ऑपोजिट साइड क्या है? बी सी और ए डी इक्वल। ये ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई। और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल्स का यहाँ क्या काम होगा? तो वो वाला पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूँ। हमारे यहाँ पे क्या मतलब, अगर मैं लिख भी दूंगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल अभी तक आपके अप्लाई हुआ नहीं है, होगा आगे चल के, पर अभी आप नहीं सीखा है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री सीख लोगे तब फिर एंगल्स की बात भी करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हाल फिलहाल इस एंगल वाले पॉइंट को छोड़ दो, और बताओ और कुछ और क्या जानते हो पैरेललोग्राम के बारे में? डायगोनल बाइसेक्ट। वेरी गुड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है, मान लो ये मैंने डायगोनल बनाया AC और ये मैंने डायगोनल बनाया BD और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लो मैंने P मान लिया, तो यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि AP जितना है उतना ही CP होगा और BP जितना है उतना ही DP होगा, राइट? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि AP बराबर CP, डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड BP बराबर DP। ठीक है, समझ आया? बोलो। यस सर। तो अब इनमें से कौन सा लॉजिक यूज करने वाले हो बताओ, ये वाला या ये वाला? और कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो वो भी बता दो, डिस्टेंस या सेक्शन, ये दोनों का मिक्सचर। क्या कहता है आपका दिमाग? बोलो सोनाक्षी, कैसे? अगर डायगोनल वाला लगेगा तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा।
एक मिनट, डायगोनल्स वाले में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं या सेक्शन लगाऊं? क्योंकि देखो मैं तो अभी बता दूंगा 2 मिनट में क्या कॉन्सेप्ट है, आप कह दोगे हाँ हाँ सर ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन खुद भी दिमाग लगाना कब सीखोगे? क्योंकि मान लो बोर्ड में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, अभी रेक्टेंगल का आ गया, स्क्वायर का आ गया, तो उस समय तो खुद का दिमाग ही लगाना पड़ेगा, सर थोड़ा ना आएंगे ये बताने की इसको इस तरीके से स्टार्ट करो। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, दिमाग पे जोर सर लगाओगे तो फिर पता चले। बोलो। स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। स्पेशल केस का सेक्शन फॉर्मूला किस पे, डायगोनल्स पे या साइड्स पे? सर डायगोनल पे। वेरी गुड। देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से चलूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से किसी किसी केस में इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपको पॉइंट्स कैसे दिए हुए हैं। मान लो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से चल रहा हूं तो मैं डिस्टेंस ए बी निकालूंगा और फिर डिस्टेंस सी डी निकालूंगा, राइट, और फिर ए बी को सी डी के बराबर कर दूंगा, राइट। बोलो। अब आप जब डिस्टेंस ए बी निकालेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं y आएगा, क्योंकि इसमें y है। बोलो, आएगा नहीं आएगा? बोलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जो Yes, डिस्टेंस sir. ए बी निकालेंगे, अच्छा लीव करके वापस आओ, चलो एक बार। चलो लेट अस कंटिन्यू। देखो, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो और मान लो आप डिस्टेंस ए बी निकाल लेते हो, तो डिस्टेंस ए बी में कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2 4 वाई, तो ऑब्वियसली ये वाई की फॉर्म का निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा? बताओ, वाई तो आएगा ही आएगा इस डिस्टेंस के अंदर कहीं ना कहीं। बोलो। और फिर अगर आप सी डी, यस सर। अगर आप सी डी डिस्टेंस निकालते हो उसके सामने वाली जो साइड है, तो सी डी डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5 x 6, तो ये x की फॉर्म में निकलेगा नहीं निकलेगा? बताओ, बोलो। यस सर, निकलेगा। निकलेगा। अब जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद इन दोनों साइड्स को इक्वेट कर देते हो कि सर पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैं ए बी को सी डी से इक्वल कर देता हूं, तो उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर तो था y, इधर है x, तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हाँ, फायदा कब होता, जब इधर भी x आता, इधर भी x आता और इधर भी y और इधर भी y आता, तब फायदा हो सकता था। उससे क्या होता है, x सॉल्व हो जाता है, y सॉल्व हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगाना ही नहीं चाहिए, आपको ये चेक करना चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है। मान लो सपोज करो यहाँ पर भी x होता, तब मेरे लिए फायदा हो जाता है, क्योंकि ये भी x की फॉर्म में हो जाती है, तो कोऑर्डिनेट्स को रीड करना है अच्छे से, ठीक है ना, इसीलिए डिस्टेंस फॉर्मूला से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अब सेक्शन फॉर्मूला में आ जाइए। तो सेक्शन फॉर्मूला में देखो, एपी और सीपी बराबर होगा, ये मुझे पता है, और एपी और सीपी दोनों ही केस में ध्यान से देखिए केवल एक ही एक्स ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां से एक्स सॉल्व हो सकता है। और फिर जब आप बीपी और डीपी को बराबर करेंगे तो वहां पे इस पूरे प्रोसेस में केवल वाई इन्वॉल्व हो रहा है और कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर वाई भी सॉल्व हो सकता है। तो एक बार एपी और सीपी पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे एक्स आ जाएगा, और बीपी और डीपी पे लगाएंगे वाई आ जाएगा। समझ आया? बोलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही? नहीं तो मैं परमानेंट बंद कर दूं आवाज आपकी, जब आ ही नहीं रही है तो। आ रही है, सर आ रही है। तो मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, नहीं तो मैं सर आवाज आ रही है आपकी। हाँ, यहाँ से परमानेंट बंद कर दूंगा, फिर चाह के भी नहीं बोल पाओगे। Here the four vertices of parallelogram ABCD are given as, ये डायग्राम बना लेना आपके नोटबुक्स में स्टार्टिंग में ना, are given as A 1,2, B 4, y, C x, 6 and D 3, 5। ठीक है, हो गया यहाँ तक? yes sir. 3, 5। नाउ अब हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं लेट द डायगोनल्स, देखो क्या हो गया, हाँ, लेट द डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन कौन से रहेंगे वहां पे, AC एंड BD, लेट द डायगोनल्स AC एंड BD intersect each other at P, intersect each other
at P. Let the diagonals AC and BD intersect each other at P. लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी तो मानने पड़ेंगे। बोलो क्या मानेंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स? एक्स एंड वाई तो इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि एक्स और वाई ऑलरेडी यूज हो रहे हैं वहां पे, देखो चेक करो, एक्स और वाई यूज हो रहे हैं ना, तो फिर सेम हो जाएंगे वो, तो समझ रहे हो? तो फिर क्या क्यू आर क्यू आर, एक मिनट रुको, देखो एक बार ये देखो, आपको मानने की जरूरत भी है या बिना उसके काम चल जाएगा? मानना तो पड़ेगा। पी के क्यू और आर मानोगे, पी और क्यू मानो, चलो स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू, ठीक है। लेट द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P एंड Q। उधर भी मार्क कर लो, फिगर के अंदर भी P एंड Q कर लिया यहां तक? Yes, sir. ठीक है। अब नाउ वी नो दैट, अब पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। नाउ वी नो दैट, व्हाट डू वी नो? वी नो दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये सारी चीजें मैंने 9th में बताई थी, आपको याद हो तो, जो बच्चे आए थे 9th में, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। अभी भी इस साल भी जब हम ज्योमेट्रिक पोर्शन शुरू करेंगे तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। We know that the diagonals of a parallelogram bisect each other. So अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट हो जाएगा AC का और BD का, दोनों का। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. So the point P is the midpoint, of both the diagonals, दोनों का होगा ना, of both the diagonals AC and BD। ठीक है साहब, ठीक है। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, एक एक करके लगाओ, पहले AC में लगाओ और फिर BD में लगाते हैं, है ना। तो अब आप देखो AC में हमारे पास ये है 2 है और 6 है, तो AC में आप लगाइए 2 and 6 का हाफ। 2 + 6 कितना होगा? 2 + 6 कितना होगा? 8, और 8 का हाफ कितना होगा? 4। तो यहाँ से इसका y कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया। और P का फिर आप लगा दीजिए यहाँ से, तो 3 + 4 कितना होता है? 7। 3 + 4 कितना होता है? 7। 7 का हाफ यानी 7/2। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 7/2 और 4। एक बार दोनों कोऑर्डिनेट्स इसके आ जाएं तो फिर हम इस x और y को निकाल सकते हैं वापस, ठीक है ना। तो पहले तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले AC डायगोनल की बात करता हूं। नाउ इन डायगोनल AC, the coordinates of the point of division P, are given by using the special case of section formula, क्योंकि मिड पॉइंट है तो स्पेशल केस यूज कर लो, सीधा सीधा रेशियो वेशियो में पढ़ो ही मत बीच में। स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला एज फॉलोज, ठीक है। तो स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लो, तो x कोऑर्डिनेट तो है P एंड y कोऑर्डिनेट है Q। स्पेशल केस क्या करता है, जब आप x कोऑर्डिनेट निकालो तो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, और जब आप y कोऑर्डिनेट निकालो तो y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। एक बार लिख लो, चलो Yes. x1
प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब x1 और x2 क्या होंगे? डायगोनल AC की बात कर रहा हूँ देखो मैं, तो केवल डायगोनल AC पे नजर होनी चाहिए आपकी। डायगोनल AC के कॉर्नर पॉइंट्स पकड़िए, A और C, A और C। तो x1 और x2 तो क्या हो जाएंगे? 1 और x, ये तो हो जाएंगे x1 x2, और y1 y2 क्या हो जाएंगे? 2 और 6। समझ में आया? x1 x2 क्या हो Yes, जाएंगे? 1 और x, और y1 y2 क्या हो जाएंगे? 2 और 6। 1 और x और 2 और 6। चलो पुटअप करो, 1 और x, ये तो हो जाएंगे 1 और x डिवाइडेड बाय 2, और वो हो जाएंगे क्या थे? 2 और 6 है ना, 2 + 6 डिवाइडेड बाय, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। क्लियर है यहाँ तक? तो p कोऑर्डिनेट तो आ गया, p मतलब x कोऑर्डिनेट को मैंने p माना था, वो तो आ गया 1 + x डिवाइडेड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट जिसको मैंने q माना था वो सॉल्व होके आ गया 4। अब ये का यही काम करो डायगोनल BD में, अगेन इन डायगोनल BD, इन डायगोनल BD वही द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम टू सेम लाइन लिखनी है आपको ना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन P, पॉइंट ऑफ डिवीजन P, ठीक है, आर गिवन बाय यूजिंग द स्पेशल केस, आर गिवन बाय, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यूजिंग द स्पेशल केस आर गिवन एज फॉलोज कर सकते हैं। एक बार बता दिया ना भाई कैसे कर रहे हैं हम, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस, तो फिर अब यहाँ पे आर गिवन एज फॉलोज, क्योंकि सेम वही तरीका है, वापस वही P एंड Q, वापस वही x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन अब की बार B एंड D के लेने, पहले A और C के लिए, अब B एंड D हो है हमारे कॉर्नर पॉइंट्स, तो B एंड D के लेने। चलते हैं B एंड D से मिलने, तो B एंड D के हिसाब से x1 x2 क्या होंगे? 3 एंड 4, राइट? बोलो। और y1 y2 Yes. क्या होंगे? क्या आ रही है? अब सही है आवाज? यस सर। हाँ, तो BD डायगोनल BD के कॉर्नर पॉइंट्स हो गए B एंड D, तो B एंड D के हिसाब से x1 x2 क्या होंगे? 3 एंड 4, और y1 y2 क्या होंगे? बोलो, y1 y2 क्या होंगे? Y + 5. 5 एंड y है ना, 5 + 5 मतलब, तो हाँ चलो B और D कह रहे हो ना आप, तो यहाँ से शुरू करो, 4 एंड 3 y एंड 5, 4 एंड 3 y एंड 5, 4 एंड 3 और y एंड 5। तो अब की बार ये सॉल्व नहीं हो रहा और वो सॉल्व हो रहा है, 4 + 3 7/2 सॉल्व हो गया। यहाँ तक कर लिया सबने? Yes, sir. अब देखिए Yes, sir. यहाँ से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये मतलब सॉरी P की वैल्यू आ रही है ये, और यहाँ से P की वैल्यू आ रही है ये, इन दोनों वैल्यू को इक्वेट करते ही x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। P की वैल्यू तो एक ही होगी ना, चाहे से कहीं से भी देखो, डायगोनल AC से P की वैल्यू निकाली तो ये आई, डायगोनल BD से P की वैल्यू निकाली तो ये आई, तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करते ही x की वैल्यू पता चल जाएगी। बोलो। और फिर डायगोनल AC से Q की वैल्यू आ रही है ये, और डायगोनल BD से Q की वैल्यू आ रही है, तो Q की वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए, इन दोनों को इक्वेट करो तो ये आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ जी, तो इनको 4 इक्वेशंस मान लो, देखो इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 3, इसको मान लो इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 1 एंड 3 को यूज करो, तो इक्वेशन 1 एंड 3 में LHS सेम हो गया P और P, तो RHS भी सेम हो जाएगा। और इक्वेशन 2 एंड 4 को यूज करो, तो इक्वेशन 2 एंड 4 में LHS अगेन सेम हो गया Q एंड Q, तो इसका भी RHS सेम हो जाएगा। समझ गए? Yes, sir. नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, from equation 1 and equation 3 we get, दोनों का LHS इक्वल कर, ओ RHS इक्वल, उसका RHS है 1 + x/2 और इसका RHS है साहब 7/2। एज इट इज 2 से 2 उड़ा दो, एज इट इज 2 से 2 उड़ा दो नीचे डिनोमिनेटर का, तो 1 + x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई?
7 - 1 यानी कि 6। ठीक है, अब इक्वेशन 2 एंड 4 को यूज करो। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम 4, and equation 4 we get इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 पे आइए। तो इक्वेशन 2 का RHS है 4 और इक्वेशन 4 का RHS है ये। तो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये वाली चीज LHS में लिखिए और वो कांस्टेंट वाली चीज RHS में लिखिए। क्या लिखोगे? y + 5/2 y + 5 होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। देखो y + 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, उधर क्या आ रहा था? 4 आ रहा था, राइट? Yes, sir. ठीक है, इसको सॉल्व करते ही हमारे पास अब ये 2 उधर y + 5 इधर आ जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4 क्या हो जाएगा? 8 और y की वैल्यू आ जाएगी 8 - 5 यानी कि 3। क्लियर है? तो वैल्यूज ऑफ x एंड y आपने निकाली। क्लोजिंग स्टेटमेंट, हेंस द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, हेंस द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, x की वैल्यू है 6 एंड y की वैल्यू क्या है? 3 रेस्पेक्टिवली। मैच करो पीछे आंसर फटाफट। Yes, sir. Same. सही है, ओके। Yes, sir. ठीक है, अब एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं। देखो 6, x की वैल्यू क्या आई थी? 6, x की वैल्यू 6 आई थी क्या? देखो Yes, sir. आप करेक्शन मत करना, मैं एक बार करेक्शन करके आपको बताता हूँ, है ना। x की वैल्यू 6 है तो मैं x की जगह एक बार 6 रखता हूँ, आप मत करना आपके फेयर में। ये रख दिया मैंने 6। y की वैल्यू क्या है ये बेटा? क्या ये बोलो? 3. अब अपन क्रॉस वेरीफाई करते हैं, देखो ध्यान से। 1 + 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 7/2। यस और नो? तो p की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। बोलो। Yes, sir. 1 Yes, sir. + 6, 1 + 6 डिवाइडेड बाय 2 7/2 आ गई ना। अब यही इधर से देखो BD से, तो 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2 भी तो 7/2 आएगा। तो दोनों से p की वैल्यू सेम आ रही है, मिड पॉइंट की वैल्यू। बोलो, आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, अब q की वैल्यू देखते हैं। तो 2 + 6 यानी 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4, तो q की वैल्यू 4 आ रही है। Yes. आ रही है? चलो यहां से देखते हैं। 5 + 3 वही 8 आया, 8 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 4 आ रही है। क्रॉस वेरीफाई हो गया कि ये वाकई में इसका मिड पॉइंट है, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी 7/2 एंड क्या था अगला 4, ये इसका मिड पॉइंट है, इसका भी और इसका भी। क्लियर है? और तो और डिस्टेंस फॉर्मूला से भी घर पे ट्राई कर लेना। अब तो आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए ना। डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस निकालना। आप जैसे डिस्टेंस निकालोगे तो ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा। ये आप घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है। और डायगोनल्स अनइक्वल आएंगे। अगर आप AC डायगोनल निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से और BD डायगोनल निकालोगे तो ये डायगोनल्स छोटे बड़े आएंगे। ये तो बड़ा दिख रहा है, देखो साफ साफ AC थोड़ा बड़ा दिख रहा है, BD थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो डायगोनल्स अनइक्वल आएंगे, क्योंकि अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए तो ये पैरेललोग्राम ही नहीं रहेगा, फिर तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, राइट। रेक्टेंगल हमको बनाना नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से पूरा? Yes, sir. चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट, इसको डिलीट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैरेललोग्राम वाला हो गया, अब है सर्किल वाला। देखो 7th क्वेश्चन इज, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब ए कहाँ है साहब? AB जो है एक सर्किल का डायमीटर है, ये सर्किल है। डायमीटर क्या होता है बताना जरा, डायमीटर Sir, क्या the होता longest chord of the circle. Longest chord of the circle. है? अच्छा, कोड क्या होता है? लॉन्गेस्ट कोड तो ठीक है, लेकिन सर एक ऐसी लाइन जो सर सर्किल के 2 पॉइंट्स को मिला है। सर्किल के ऑन द सर्किल 2 पॉइंट्स को मिला है। जैसे मान लो ऑन द सर्किल माने एक पॉइंट ये डाल दिया, ऑन द सर्किल दूसरा पॉइंट, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कोड होती है। ऑन द सर्किल 2 पॉइंट्स को मिला है। समझ में आया कोड सभी को? Yes, sir. अब सर्किल की सबसे जो लंबी कोड होती है, जो बीचों बीच होती है, उसको डायमीटर कहते हैं।
और खास बात यह है कि ये जो सबसे लंबी कोड है ये सेंटर से पास होती हुई जाती है, यस और नो, और इसकी लंबाई रेडियस की दुगनी होती है, इसकी लंबाई जो होती है वो रेडियस की दुगनी होती है। ये सारी चीजें पता है ना सबको डायमीटर के बारे में? यस सर। एक ही जने को पता है क्या? यस सर। अच्छा, 2 जनों को पता है, एहसान हो गया मेरे ऊपर, है ना? बाकियों को नहीं यस पता सर है? पता है। यस सर पता है। ठीक है, यस सर। अब सुनो आगे। तो इसमें मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। आगे वो सुनो इन्फॉर्मेशन, बी के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सेंटर मान लो ओ है, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, -3 ये गिवन है, और बी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 1, 4। तो डायमीटर के ऊपर 3 पॉइंट्स लाए कर रहे हैं, एक तो कॉर्नर पॉइंट्स ए बी और एक उसका मिड पॉइंट। ऑब्वियसली जो सेंटर होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा डायमीटर का, सेंटर जो होगा Yes, sir. वो डायमीटर का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दूसरे कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। क्वेश्चन सेट हो गया भाई? ठीक है, क्वेश्चन सेट है ना? Yes, sir. स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला यूज करें तो स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला में 3 ही तो पॉइंट्स होते हैं, एक तो कॉर्नर और एक पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो 3 में से कोई भी 2 पॉइंट गिवन हो तो तीसरा आसानी से निकल जाता है। तो इसमें सेंटर वाला गिवन है और एक कॉर्नर पॉइंट गिवन है, दूसरा निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। चलो जल्दी से एक सर्किल ड्रॉ करो, जैसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, अभी सर्किल ड्रॉ करो। ये लो, मेरा तो ड्रॉ हो गया है। हो गया आपका भी? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके बीचों बीच डायमीटर ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास। अब अंदाजे से कॉम्पस वॉम्पस लेने मत चले जाना, अंदाजे से ही ड्रॉ कर लो। कॉम्पस वॉम्पस से आप एग्जाम में ड्रॉ कर लेना अच्छे से, है ना? वैसे तो करना चाहिए आपको, कॉम्पस से ही करना चाहिए, फेयर वर्क है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी हो गई डायमीटर। सेंटर लगभग मेरा ये मान लो ओ। अच्छा, किस किस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है? ओ के गिवन है और बी के गिवन है, मार्क करो। ओ के तो क्या है, सेंटर के तो क्या है? 2, -3 और बी के क्या है? 1, 4 1, ठीक है। देखो एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा। सुनो भैया, 2 मिड पॉइंट है, 2 मिड पॉइंट है, इधर 1 है तो उधर क्या होगा? ऑब्वियसली 3 होगा। 1 + 3 का मिड पॉइंट ही तो 2 बनेगा, 4/2। हाँ जी, समझ आया? 2 मिड पॉइंट है, 2 मिड पॉइंट है, तो 2 मिड पॉइंट कौन से पॉइंट का होगा? इधर अगर 1 आ गया तो उधर 3 आना पड़ेगा ना, तभी तो 3 और 1 4 होते हैं, और 4 का मिड पॉइंट 2 होता है। बोलो। चलो दूसरे का बताओ। -3 मिड पॉइंट है, इधर 4 है तो इधर क्या होगा? सोचो, इधर 4 है तो इधर क्या होगा? -3 मिड पॉइंट है, माइनस क्या बोला? -7 नहीं, अगर मैं -7 लगाऊं तो -7 + 4 तो हो जाएगा -3, -3/2 आएगा ये तो, इधर तो -3 चाहिए। क्या बोला सर? -12। -12 इज ऑल्सो रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज -10। -10 + 4 कितना होता है? -6, और उसका हाफ होता है -3। अरे दुगना करके घटा दो ना यार, 2 का दुगना करो 4, 4 में से 1 गया 3, -2 का दुगना करो -6, -6 में से -4 जाएगा तो -10। ये लो, बिना कुछ करे ही आंसर तो है मेरे पास, पीछे आंसर देख लो। 3, -10 है क्या? नंबर गेम चल रहा है बस, छोटा मोटा। यस सर। तो समझ में आया? एमसीक्यू में आ जाए तो क्या करना है? अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, एक्चुअल कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, शुरू करें? चलो। यस सर। here the एक्सक्यूज मी सर।
बोलो। सर ये -3 का दूना -6 होगा सर, उसमें से माइनस करेंगे तो -2 आएगा ना। -6 में से -4 करना, इसका दुगना करके उसमें से इसको घटाना है, जोड़ना नहीं, आप तो जोड़ रहे हो, घटाना है। ठीक है, जैसे 2 का दुगना किया 4, तो 4 में से घटाया ना एक को, ये जोड़ा। ठीक है, क्या घटाया? तो इसमें से -6 में से भी तो घटाओगे ना -4, तो -10 आएगा नहीं आएगा? ठीक है अभी, ठीक है क्या? यस सर। हेयर द एंड पॉइंट्स। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है बाय द वे, तो मैं इसको x एंड y मान लेता हूँ, मार्क भी कर लो यहाँ पे, x, y। हेयर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं ये भी, ऑफ ए सर्किल, ऑफ द डायमीटर ए बी, डायमीटर का नाम भी लिख लो, डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्किल आर given as ए तो मान लो, ए तो मिसिंग है, तो मान लो x, y, एंड b गिवन है क्या 1,4। ठीक है, और एक चीज और गिवन है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, सेंटर क्या है O, आर गिवन एस 2, -3। यहां तक हो गया? Yes, sir. अब मैं एक लाइन लिखूंगा बस कि सेंटर हमेशा डायमीटर के मिड पॉइंट में होता है, और सीधे स्पेशल केस लगा के आंसर निकालेंगे। नाउ वी नो दैट, ये क्वेश्चन छोटा और इजी है। we know that the center of a circle lies, lies at the midpoint of the diameter of the circle ठीक है। hence इससे ये पता चलता है point O is the midpoint of AB, point O is the midpoint of AB। ठीक है, now by using the coordinates of the point P, नहीं ऐसे लिखो, now by using special case of section formula we can say that by using the special case of section formula, we can say that क्या कह सकते हैं कि जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये इसको निकालने के लिए इसको और इसको जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करना है, और जो y कोऑर्डिनेट है उसको निकालने के लिए इसको और इसको जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करना है ना? यस सर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 2 की वैल्यू उसको और उसको जोड़ के, यानी x और 1 को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 है, एंड दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या था, -3 सेंटर का, इसकी वैल्यू y और 4 को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, वहां से एक जगह से x मिलेगा, एक जगह से y मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 की वैल्यू x + 1, यहाँ हो जाएगा 2 × -3 यानी -6 की वैल्यू y + 4, तो x की वैल्यू आ जाती है 4 - 1, यहाँ y की वैल्यू आ जाती है क्या, -6 - 4, इट इज 3, इट इज -10, तो x आ गया 3, y आ गया -10। हेंस the coordinates of the
point A are the coordinates of the point A, जिसको मैंने x, y माना था, are 3, -10. आंसर तो ज्यादा मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे। अब वो 2 कौन से हैं बस याद रखना, 2 कॉर्नर के गिवन है या एक कॉर्नर का एक सेंटर का गिवन है, उस हिसाब से आगे चलते। अच्छा, x, y अक्सर मैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मानता हूं जनरली, पॉइंट ऑफ डिवीजन के, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स अक्सर मैं x एंड y मानता हूं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन थे, तो फिर मैंने कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पहली बार ऐसा किया है कि कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने x और y माना है। जनरली x और y वो मान सकते हो आप, x और y किसको मान सकते हो? x और y आप उसको मान सकते हो जो मिसिंग है। अब अगर कॉर्नर पॉइंट मिसिंग है तो कॉर्नर पॉइंट को x और y मान लिया, अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी बीच का पॉइंट मिसिंग है तो उसको x और y मान लिया। अब इस जगह गिवन था तो मैंने उसको ना मान के कॉर्नर पॉइंट को मान लिया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, सर sir. कर लिया। Yes. चलिए, तो काफी आज के लिए, फिर नहीं तो आपका संडे रिवीजन हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो कितने क्वेश्चन है वैसे इसमें टोटल? बस 3 और हैं, तो ये तो कल खत्म कर देंगे अपन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो भैया, 9th वाला पढ़ो एक बार, पढ़िए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment A and B into 4 equal parts। तो क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, जिसमें ट्राइसेक्ट हो रहा था, Yes, sir. ट्राइसेक्ट हो रहा Yes. था, तो उसमें ट्राइसेक्ट हो रहा था और मैंने आपको उधर ही हिंट दी थी, आपको याद हो तो ये क्वेश्चन ही आ गया, इसी एक्सरसाइज में आ गया। मेरे को ये याद नहीं था कि इस एक्सरसाइज में, लेकिन मुझे पता है क्वेश्चन तो है। 4 इक्वल पार्ट्स में कह दिया, तो क्वाड्रा सेक्ट कर रहा है, यानी ये ए है, ये बी है, और इस ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन की जरूरत होगी? कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन की जरूरत होगी बताओ? कितने की? 3 points. P R. तीनों बराबर बराबर दूरी पे, P Q एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा और R, तो आपको P के, Q के और R के तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, और A और B के गिवन है। A के क्या है? -2, 2। देखो A B, A के क्या है? -2, 2। B के क्या है बच्चे? 2,8। 2,8. ये हो ही जाना चाहिए आज क्वेश्चन, है ना? जितना हिंट लेना है ले लो। Q तो एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट रहेगा। P जो होगा A और Q के बीच में होगा, और R जो होगा Q और B के बीच में होगा, राइट? तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब आपको P के चाहिए, Q के चाहिए, R के चाहिए। ये क्वेश्चन सेट हो गया? यस सर। सबसे पहले Yes, देखो, sir. अब MCQ वाला तरीका देखो। A और B के एग्जैक्टली मिड में कौन है? A और B के एग्जैक्टली मिड में कौन है? कौन सा पॉइंट है? क्यू। Q। तो Q के कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 से आ जाएंगे। जोड़ो, -2 + 2 कितना होता है? -2 + 2 0 0 डिवाइडेड बाय 2 0. 0। अच्छा, 2 + 8 10. 10 डिवाइडेड बाय 2 5. ये लो। 2 पॉइंट क्लियर हो गया आपका? बोलते जाओ। 2 पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. P पे आते हैं। अब P जो है वो एग्जैक्टली A और Q के बीच में है, यस और नो? Yes, sir. कल तक Q नहीं था, लेकिन आज Q भी है आपके पास, मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। निकाल लिया आपने? चलो, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए A और Q के जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 जोड़ो जरा। -2 और 0 -2. डिवाइडेड बाय 2 भी करो। -1. 1 2 और 5 7. 7 डिवाइडेड बाय 2 7/2। करेक्ट? P के भी आ गए? Yes, sir. ठीक है, अब Q के बात करते हैं, इसके R की बात करते हैं। R जो है वो Q और B के बीच में है एग्जैक्टली। Yes, sir. चलो जोड़ो, 0 और 2 2. 2 डिवाइडेड बाय 2 1. 5 + 8 13. 13 डिवाइडेड बाय 2
13/2. 13/2. आप मुझे बताइए क्या 2 मिनट से ज्यादा लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? नो सर। और वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आप सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ जी, भाई सर। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जब किसी को समझाना ना हो, केवल खुद को ही करना हो, तो मुझे बताइए 1 मिनट से ज्यादा में क्वेश्चन का है क्या? 1 मिनट से ज्यादा का है क्या क्वेश्चन, अगर एमसीक्यू में आता है तो? ठीक है, पीछे आंसर मैच कर लीजिए। पी का कोऑर्डिनेट ये है, क्यू का ये है, आर का ये है। समझ में आया ना? काफी इजी क्वेश्चन ही है, जो ट्राइसेक्ट क्वाड्रासेक्ट वाले आते हैं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। क्लियर है? अब आपको इसको कॉन्सेप्चुअली करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था आपने नोटबुक में। ठीक है, ठीक है ना? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 में तो फिर Yes, भी sir. M1, क्वेश्चन नंबर 2 में तो फिर भी M1:M2 यूज करने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि रेशियो 1:2 और 2:1 बन रहा था। इस क्वेश्चन में तो कहीं पर भी M1:M2 वाला रेशियो यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर जगह मिड पॉइंट वाला यार, हर केस में स्पेशल केस, हर केस में स्पेशल केस बन रहा है ना भाई। क्यू के लिए भी स्पेशल केस बना, हाँ मिड पॉइंट है। फिर पी के लिए भी स्पेशल केस बना, ये इसका मिड पॉइंट है। आर के लिए भी स्पेशल केस बना, ये इसका मिड पॉइंट। तो M1:M2 इज इक्वल्स टू कोई रेशियो लिखने की कहीं भी जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है? सर। Yes. तो इस क्वेश्चन को आप करिए अच्छे से कॉन्सेप्चुअली नोटबुक्स में। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे। और फिर कल अगर टाइम मिलेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी शुरू कर देंगे। दैट इज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। बाय सर। ओके बाय, एंजॉय योर सर कल तक